चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब तुम क्या समझते हो? इवॉल्व होना। इवॉल्व मतलब कहाँ से इवॉल्व होते आ रहे हैं अपन। इसमें अपन चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ने वाले हैं, अपनी अर्थ कैसे बनी है वो पढ़ने वाले, बिग बैंग थ्योरी के थ्रू। और क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? ह्यूमन का इवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। अपन पहले ऐसे ही थे क्या? नहीं थे। अपन पहले कैसे थे? हाँ। और बंदर में भी अब जो बंदर का जो आपका कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा कि अपन चिंपैंजी थे, ओरेंगुटान थे या फिर बंदर थे, मंकी थे। अपनी सिमिलरिटी जो है ओरेंगुटान से ज्यादा मिलती है, वो एक चिंपैंजी का ही फॉर्म कह सकते हैं अपन। ठीक है, उससे डेवलप होते होते इवॉल्व होते होते अपन ह्यूमंस बने। अब मुझे बताओ ये इंस्टेंट प्रोसेस है या फिर स्लो प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है ऑब्वियसली। तो इवोल्यूशन ने क्या लिया है? टाइम लिया है। ऑब्वियसली हर चीज जो है वो टाइम लेती है, और आपका इवोल्यूशन भी क्या है? टाइम लेकर ही इवॉल्व होते हो आप लोग, या फिर कोई सी भी चीज जो है वो इवॉल्व हो रही है। जैसे कोई चीज है, एक एग्जाम्पल आएगा, इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आने वाले हैं जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि कोई सी भी जो चीज है वो इवॉल्व होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स भी ले सकती है, ट्रिलियंस ऑफ ईयर भी ले सकती है। हमारी अर्थ कितने साल पुरानी है? बिलियंस ऑफ ईयर अगो। ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ ईयर अगो। अच्छा, आप जो सन जो स्टार्स देखते हो, सबसे बड़ा जो स्टार है वो सन है ना, ये तो पता है ना अपन को। तो लेकिन आप जो स्टार्स देखते हो ना रात को, वो अभी वहां पे प्रेजेंट है क्या? नहीं है। अच्छा, लाइट ईयर्स का नाम सुना है कभी आपने? लाइट ईयर्स एक्चुअली में क्या होता है कि जो आप जो स्टार देख रहे हो ना, वो स्टार वहां पे प्रेजेंट है ही नहीं, आप पास्ट देख रहे हो। ठीक है, अपने यहाँ से स्टार जो है वैसे भी बहुत दूर है, और फिर उसके बाद में वो अपन क्या देख रहे हैं? पास्ट देख रहे हैं। अभी यहाँ पे प्रेजेंट था, स्टार पहले प्रेजेंट थे, और वहां से उसकी जो लाइट अपने तक पहुंच रही है ना, जितने सालों में पहुंचती है, उस लाइट को अपन कहते हैं लाइट ईयर्स। जितने सालों में पहुंच रही है अपन को कहते हैं लाइट ईयर्स। तो आप जो स्टार देख रहे हो वो प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में है वो। ठीक है, आपका जो, हाँ ये पुरानी, ये अभी आएगा इसके अंदर, देखना सब बताऊंगी। आपका चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। ठीक है, चालू करते हैं अपन। द कॉस्मिक एंड द जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सबसे पहले अपन चालू करेंगे कि अपनी अर्थ कैसे बनी, अर्थ के पहले क्या था, मतलब अर्थ में वाटर पहले से था या नहीं था, उसके अंदर क्या क्या वॉल्केनिक इरेप्शंस हुए, किस तरीके से हुए, वो सारी चीजें। तो सबसे पहली चीज है आपके पास में, सबसे पहली बात तो ये कि बिग बैंग थ्योरी हुई थी। बिग बैंग थ्योरी का ये मतलब है जैसे कोई आग का बहुत बड़ा गोला था। आग का मत मानो आप, तो एक गोला मान लो जो कि डेंसली भरा हुआ है। डेंस का मतलब होता है खचाखच, पूरी तरीके से कंप्लीट भरा हुआ। ये भरा हुआ था ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी जो क्या है, एक्सपांड हो गई। एक्सपांड होते ही ये क्या हुआ? बर्स्ट हुआ। तो जैसे ही बर्स्ट हुआ तो उसमें अपनी क्या क्या चीजें निकल कर आई? हीलियम और हाइड्रोजन। क्या निकल कर आई? हीलियम और हाइड्रोजन निकल कर आई। ये सही है। हाइड्रोजन और हीलियम क्या है बेटा? बिग बैंग थ्योरी में कुछ खास है नहीं, बस ये है कि आपका एक बहुत बड़ा गोला था, उस गोले के अंदर एक्सपांशन हुआ, और फिर उसके बाद में उसमें से वो बर्स्ट हो गया और बहुत सारी चीजें उसमें से निकल कर आई। उसमें से अपन मान लो कि अपनी अर्थ जो है वो बन गई। तो उसमें क्या है, जैसे ही वो यूनिवर्स एक्सपांड हुआ और कूल हुआ, एक्सपांड होते ही ठंडा होता है। एक्सपांड का मतलब, एक्सपांड कब होता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, एक्सपांड हुआ, और फिर उसके बाद में टेम्परेचर डाउन होगा, स्लो होगा। जैसे ही आपको गुस्सा आता है, आप बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाते हो, पर जैसे ही आपको थोड़ा टाइम देते हैं तो आप शांत भी हो जाते हो ना। उसी तरीके से अपना ये है कि कूल होता है, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन और हीलियम बनती है। हाइड्रोजन और हीलियम, बेटा हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, और हीलियम क्या है? सिंबल He। अर्थ कब बनी है? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। 20 बिलियन ईयर्स अगो तो पहले क्या हो गया? बिग बैंग थ्योरी हो गई, यानी कि बिग बैंग हो गया। बैंग का मतलब क्या होता है? फट जाना। ठीक है, बहुत बड़ा। और ये कब की बात है? 20 मिलियन साल पहले की। अपनी अर्थ कब बनी है? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। इनिशियल मोल्टन मास विद नो एटमोस्फियर। स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई एटमोस्फियर प्रेजेंट नहीं था। एटमोस्फियर का क्या मतलब होता है? गैसेज। अगर गैसेज नहीं होगी तो अपन उसमें, गैस में अपना ऑक्सीजन भी तो है, तो अपन सर्वाइव कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो इनिशियल मोल्टन मास का मतलब होता है, ये आपकी अर्थ है, इसमें बीच में कोर है। कोर के अंदर क्या है? वोल्केनो है ना? है ना? ये सबसे गर्म पॉइंट है ना।
तो स्टार्टिंग में आपकी जो अर्थ थी वो इनिशियल मोल्टन मास थी, यानी कि पिघली हुई थी, जहां पे कोई भी आपके पास में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था। यहाँ पे फिर क्या रिलीज हुआ बेटा, वाटर वेपर। वाटर वेपर H2O का वेपर फॉर्म है ना, CH4 यानी कि मीथेन गैस, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, एंड NH3 यानी कि अमोनिया। ये चार चीजें निकली है, नाम याद रख लो क्योंकि आगे काम आएगी। पहली चीज है वाटर वेपर, सेकंड है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द फोर्थ वन इज अमोनिया। ठीक है, गॉट इट, ओके। अब फर्स्ट लाइफ जो आपको मिली, देखने को मिली, वो कब मिली, 4.4 बिलियन ईयर्स अगो। कितने बिलियन ईयर्स अगो, 4.0 या फिर 4 बिलियन ईयर्स अगो। ओशियन फॉर्म्स एज द प्लेनेट कूल्स। जैसे ही आपका प्लेनेट ठंडा हुआ, क्या बन गए वहां पे, ओशियंस बन गए। क्या बन गए, ओशियंस। अब मेरी बात सुनो, ओशियंस कैसे बन गए, बर्स्ट हुआ, कोई भी गर्म चीज है वो बर्स्ट हुई, बर्स्ट होने के बाद में उसमें से वेपर निकली है, वाटर वेपर निकली है अभी, वो वाटर वेपर कूल डाउन होगी, प्रेसिपिटेशन होगा, बरसात आएगी और पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो पानी मतलब ओशियंस। समझ में आ गया। द रिड्यूसिंग एटमोस्फियर किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन, इसके लिए, विद नो एटमोस्फियर के अंदर पढ़ रहे हैं। द क्रिटिकल कंडीशन अर्थ पजेज ए रिड्यूसिंग एटमोस्फियर। रिड्यूसिंग एटमोस्फियर का मतलब होता है नो ऑक्सीजन। ठीक है, डिवॉइड ऑफ फ्री ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन इसमें नहीं थे, डिवॉइड का मतलब होता है एब्सेंट, है ना। यूवी रेज स्प्लिट वाटर वेपर, यूवी रेज ने वाटर वेपर ये जो था ना H2O, उसको स्प्लिट किया, इसका वी फॉर्म है ना, वी मतलब वेपर वाला फॉर्म, इसको स्प्लिट किया किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। स्प्लिट किया किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्या आई थी इसके ऊपर, यूवी रेज आई थी। क्या आई थी, यूवी रेज आई थी। अलाउिंग ऑक्सीजन टू बाइंड विद अमोनिया। फिर ये किसको, ऑक्सीजन को बोला कि तुम किसके साथ जुड़ो, मतलब कि इसको फ्री छोड़ दिया, जैसे फ्री होगा ये किसी न किसी के साथ बाइंड होगा, अमोनिया के साथ में जुड़ा और मीथेन के साथ जुड़ा, इवेंचुअली फॉर्मिंग द ओशियंस एज द प्लेनेट कूल्ड। और फिर उसके बाद में मतलब ये जो अमोनिया का, अमोनिया के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ में जुड़ के भी क्या बना सकता है, अपना वाटर भी बना सकता है, बना सकता है। मीथेन के साथ भी जुड़ेगा, किसी के साथ भी जुड़ेगा ये फ्री ऑक्सीजन, हाँ के ना। तो ये सबके साथ जुड़ के कुछ ना कुछ आपका फॉर्म बनाएगा। और ऐसा कहते हैं कि ये सब जब ये जुड़ रहे थे, जुड़ने के बाद में पहली जो चीज आपको मिली है वो अमीनो एसिड मिली है। क्या मिली है, अमीनो एसिड, जो कि किसका पार्ट है, प्रोटीन्स का। किसका पार्ट है, प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन्स में सबसे पहले मतलब आपके अर्थ के ऊपर सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर क्या मिल रहा है, अमोनिया, अमोनिया, अमीनो एसिड। अमोनिया तो है ही है, अमोनिया का एन जो है ना, एन, ये काम आएगा अपने अमीनो एसिड्स के अंदर, क्योंकि अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, या फिर यूं कहें कि प्रेजेंट क्या बनता है उसी से ही है, नाइट्रोजन से। अमीनो एसिड्स भूल गए क्या, नाइट्रोजिनस बेसिस। चलो आगे चलते हैं। केमिकल इवोल्यूशन। अब ये जो मैंने आपको चीजें क्यों याद करवाई थी, क्योंकि इनके साथ में एक्सपेरिमेंट करना है अपन को। ये सारी चीजें डाली, एक एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर डाली और 800 डिग्री सेल्सियस का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया, मतलब कि उसका इलेक्ट्रिक शॉक दिया, यूं मान लो। सारी चीजें इधर डल गई, इससे इलेक्ट्रिक शॉक आया, तब यहाँ पर एक चीज बनी है जिसका नाम है क्या, अमीनो एसिड। क्या नाम है, अमीनो एसिड्स, फॉलोड बाय द शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स एंड द फैट्स। इसके बाद में क्या क्या बनेंगे, ये सारी चीजें बन जाएगी। तो पहला जो क्या बना अपने पास में, अमीनो एसिड बना, किसकी हेल्प से बना, इन सब की हेल्प से बना, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और हाइड्रोजन वाटर वेपर। गॉट इट। द ड्रॉनिंग फ्रेमवर्क, मैं ना बताए बहुत शॉर्ट में बना के लाई हूँ, क्योंकि इवोल्यूशन चैप्टर से जो कुछ भी चीजें आएगी वो इतनी डिटेल में नहीं आती है। आपको जो भी चीजें लिखनी है ना, वो सब दिमाग लगा के लिखनी पड़ेगी, बस आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, डार्विनियन फ्रेमवर्क, डार्विन ने दिया था, क्या बोला था कि जो इवोल्यूशन होता है उसमें क्या क्या चीजें उसने रिसर्च करी है उसके बारे में। पहला है ब्रांचिंग डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है आपके जो पूर्वज है उनके बारे में है, कि आप जो इवॉल्व होकर आए हो वो उसका एंसेस्टर एक ही है, ठीक है, और आप डिसेंडेंट हो उनके, और आगे वाली आने वाली पीढ़ियों के लिए आप क्या बन जाओगे, एंसेस्टर्स बन जाओगे। तो आप ये है, जैसे ये था, यहाँ पर कोई पहले था, ठीक है, वो
उससे क्या आया, रिप्रोडक्शन होने के बाद में एक और ऑर्गेनिज्म आया, उस ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म और एक यहाँ एक ऑर्गेनिज्म बना, फिर इससे यहाँ पर, फिर इससे मतलब कि ब्रांचिंग हो गई। जैसे अपने दादा है, दादा से अपने चाचा, पापा, बड़े ताऊ जी वगैरह बने, फिर उनके बाद में उनसे अपन लोग बने, अपन से फिर आगे चले, तो दादा को मानेंगे अपन मेन, ग्रैंडफादर को अपन यही मानेंगे ना मेन लीडर। तो अब वो क्या है, ट्री है। फैमिली ट्री बनाइए कभी, बचपन में बनाते हैं ना फैमिली ट्री बनवाते हैं, तो वो फैमिली ट्री मानो आप इसको, पर ये क्या है, टाइम लगा है इसको बनने में। तो ये जो है कि ऐसे कह रहा है, डार्विन ने ऐसे कहा है कि जो ऑल एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स, जो अभी जो एग्जिस्ट कर रही है लाइफ फॉर्म्स, शेयर सिमिलर एंड द ट्रेस बैक टू कॉमन एंसेस्टर्स अक्रॉस डिफरेंट जियोलॉजिकल इपॉक्स। इसका मतलब ये है कि अपन जो अभी बने हैं, हमारे पहले जो पूर्वज थे, उनसे पहले जो पूर्वज थे, उनके पहले जो पूर्वज थे, उन सब से अपन कहीं ना कहीं सिमिलर हैं। ठीक है, आप कभी बंदर को बैठ के आराम से देखना, ठीक है, उसके कुछ कुछ हरकतें अपनी जैसी है, ठीक है, जैसे आप उसको खाना दोगे तो वो ऐसे ऐसे करके खाएगा, राइट, है ना। आप उसे हाथ मिलाओगे तो वो हाथ आगे देगा, उसके हाथ देख रहे कितने सॉफ्ट होते हैं। कभी नहीं हाथ लगाया क्या बंदर को, लगा लो बेचारों हाथ, ठीक है, मत लगाओ। फिर उसके बाद में आप उसको देखो, वो बेटे बेटे जुए निकालेगा, देखा है कभी, नहीं देखा है, देखा है ना, मतलब साफ सफाई का ध्यान है उसको, है ना। जुए निकालना कोई बुरी बात नहीं है, तो वो निकाल रहा है, मतलब साफ सफाई का ध्यान रख रहा है, मेंटेन कर रहा है। एक चीज ये मिल रही। सेकंड चीज, आपने मंकी के अंदर एक चीज नोटिस करी होगी, वो अपने बच्चे को अपने साथ रखता है, उसको छोड़ेगा नहीं। और अगर वो उसका बच्चा आप उसके साथ है और अगर आप आते हो उसके पास, तो वो आपको भगाएगा, गुस्सा करेगा आप पे, राइट। तो वो उसके अंदर कौन सा लव है, मम्मी वाला, मैटरनल लव, हाँ, ठीक है। तो ऐसा है कि आपके डार्विन ने ये कहा है कि जितना भी आपकी जितनी भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स अभी आप देख रहे हो, जो अभी है प्रेजेंट में, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन एक एंसेस्टर से है, एक से कह रहा है वो, मात्र एक से। इन सबका कनेक्शन इन सब से है, और इनका इससे, जैसे कि दादा दादा के ये जो दो चाचा बन गए, इन चाचा का अलग ही प्लांट ट्री बन गया, अपना ही अलग ही फैमिली ट्री बन गया ना। तो ये जो ट्री है, ये ऐसा तो नहीं है कि ये अलग अलग ही हो गए पूरे, इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन अपन से तो है ना, सॉरी। द मैट्रिक ऑफ सक्सेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। फिर उसके बाद में डार्विन ने ये बताया कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा था, इवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि आपको दिख रहा है, दिखेगा कभी नहीं इवोल्यूशन, आपकी बॉडी में क्या चेंज आ रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन टाइम के साथ में जब देखा जाएगा, बहुत टाइम तक देखा जाएगा, तब पता चलेगा कि हाँ पहले ये चीज थी और अब ये चीज है, इतना चेंज आ गया है आपकी बॉडी के अंदर, ऐसा। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब क्या, जो रिप्रोडक्शन करने में फिट थे, वही क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए। नेचर सेलेक्ट solely for the ability to survive and leave more progeny in specific resource limited environment। एक ऐसा एनवायरमेंट आया, एक ऐसा टाइम आया, मान लो एक जंगल था, उस जंगल के अंदर लिमिटेड रिसोर्स हो गए, जंगल काट लिए गए और सोर्स कैसा हो गया, लिमिटेड हो गया। वहां पे क्या हो गया, बहुत सारे एनिमल्स रह रहे हैं, स्पीसीज रह रही है, ठीक है, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी। ये आपका जंगल था, इस जंगल के अंदर आपकी स्पीसीज ए भी रह रही है और स्पीसीज बी रह रही है। वैसे तो बहुत सारी स्पीसीज रहेगी, है ना, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों रह रही है, और दोनों किसके लिए सर्वाइव कर रही है बेटा, दोनों किसके लिए स्ट्रगल कर रही है, सर्वाइवल के लिए। तो वहां पर जो जीतेगा वही क्या हो जाएगा, जीत जाएगा ना, जीतते ही वो सर्वाइव कर पाएगा। तो ये हो गया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी कि जिसमें ज्यादा ताकत होगी वो सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। अब ताकत के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। तो खाने के लिए जैसे अगर मान लो यहाँ पर बहुत सारे बीज जो मिल रहे हैं वो बड़े सीड्स के, इसकी जो चोंच थी वो छोटी थी मान लो, और इसकी चोंच कैसी थी, बड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीज मिल रहे हैं वो कैसे हैं, छोटे। तो ये जो है इसको क्या नहीं खा पाया, खा नहीं पाया, ठीक है, छोटे बीक चोंच, हाँ, तो चोंच छोटी होगी तो वो उसको खा नहीं पा रहा था, और बड़ी वाली चोंच ने क्या करा, उसको यूं किया और खा लिया, ठीक है। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये फेल होते ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो खत्म, स्पीसीज गायब। स्पीसीज गायब मतलब क्या, एक्सटिंक्ट हो गई। तो ये चेंज आता है। और अगर बाई चांस मान लो कि इनमें से कुछ ऐसे स्पीसीज थी जिन्होंने क्या कर लिया,
छोटे छोटे बीजों को टुकड़ों में तोड़ा और फिर उससे खाया, तो खाते ही अब क्या हो जाएगा, सर्वाइव कर ले जाएंगे। तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे उनके चोंच का जो शेप है वो भी धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही दिख जाएगा, हो सकता है जनरेशन टू जनरेशन काफी दिनों बाद में, काफी जनरेशन के बाद में चेंज है। जैसे जनरेशन 1 के पास में कैसी चोंच थी, ये जनरेशन 2 के बाद में भी यही, धीरे 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 जाके ये चोंच बनी। कौन सी जनरेशन मान सकते हैं अपन को, जनरेशन 15, ठीक है। लेकिन इन्होंने इनमें से जैसे जनरेशन 1 में से 1000 जो थे मेंबर्स ऑर्गेनिज्म जो थे, उनमें से 20 ने दाने को तोड़कर खाना सही समझा और खाना ट्राई किया, क्योंकि मरता क्या नहीं करता है ना, वो मर रहे हैं तो उनको खाने के लिए जो मिल रहा है उसको कम से कम तोड़ के खाने का ट्राई करेंगे। तो उनमें से 20 क्या हो गए, सर्वाइव कर गए। अब ये रिप्रोडक्शन करेंगे और अपनी आगे जनरेशन बढ़ाएंगे, पर इनको खाने को अभी भी वही मिल रहा है 20, तो धीरे धीरे अपनी चोंच के अंदर इनमें इवोल्यूशन आपको देखने को मिल जाए। समझ में आ गया, आया समझ, ठीक। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन ये देख रहे हो, जैसे कि ये है, इतने सारी स्पीसीज थी, जैसे ही कुछ डिजास्टर आया, उस डिजास्टर के अंदर जिसने सरवाइव कर लिया वो सरवाइव कर जाएगा, और जो सरवाइव नहीं कर पाया वो मर जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये पहले ये था, स्क्वायर्स थे, सर्कल्स है, ट्राइंगल्स है, स्पीसीज मान लो इनको आप, है ना। इतनी सारी स्पीसीज में कौन सरवाइव करा है, सिर्फ सर्कल्स ने सरवाइव किया। इसको बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, एक जगह मान लो एक जंगल था, उस जंगल के अंदर आग लग गई, उस आग में से जो बच पाया, जो भाग गया वो सरवाइव कर जाएगा, जो नहीं भाग पाया वो मर जाएगा। तो ये जो निकलने का रास्ता था ना, वो क्या है, नेक जैसा था, गर्दन जैसा, बिल्कुल छोटा सा। तो अपन इसको कहते हैं बॉटल की नेक जैसा। तो उसमें क्या स्पीसीज जो है वो सरवाइव नहीं कर पाई, जो तो अंदर मर गई, और जो सरवाइव कर लेगी वो मतलब भाग जाएगी, जो सरवाइव कर लेगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको अपन कौन सा इफेक्ट कहते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं। स्कूल में पढ़ा क्या बॉटल नेक इफेक्ट, कोई बात नहीं। ऑर्गेनिज्म विद बिल्ड इन हेरिटेबल वेरिएशंस दैट बेटर अडेप्ट देम टू द नेचुरल कंडीशंस आउटब्रीड अदर्स। देखो नेचुरल सिलेक्शन में यही होता है कि जब आप, ऐसा नहीं है कि नेचर आपको सिलेक्ट कर रही है, अगर आप नेचर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तब आपको नेचर सिलेक्ट कर लेगी, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो तो नहीं करेगी, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का काम ही हो रहा है यहाँ पर भी। अगर नेचर में चेंज आता है कुछ, मान लो आपके एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया, अगर उसके अकॉर्डिंग आपने अडेप्टेशन कर लिया आपकी बॉडी के अंदर, तब तो आप सर्वाइव कर जाओगे। जैसे मान लो बहुत ठंड है, कपड़े ओढ़ लो, गर्मी है, तब जी जाएंगे ना अपन, बस यही है। आगे देखो एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन, क्या एविडेंस है इवोल्यूशन को लेकर, डीप टाइम वर्सेस रियल टाइम। द पैलियोंटोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, पैलियोंटोलॉजिकल का मतलब होता है, पैलियोंटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो फॉसिल्स के ऊपर वर्क करते हैं। अपन जितना भी इवोल्यूशन का काम है वो किस पे कर रहे हैं, फॉसिल्स के ऊपर करते हैं, है ना। डायनासोर्स को अपन ने देखा थोड़ी है, अपन को उनके फॉसिल्स मिले होंगे तभी तो अपन उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो डायनासोर के फॉसिल्स मिले, रेप्टिलियंस रेप्टाइल्स के फॉसिल्स मिले। रेप्टाइल्स का मतलब होता है जिनके 4 पैर होते हैं, है ना, जो रेंग के चलते हैं, उनको कहते हैं रेप्टाइल्स। सेडिमेंट्री फॉसिल्स, जो कि सेडिमेंट एक सॉइल होती है ना, सेडिमेंट सॉइल होती है जिसमें सेडिमेंटेशन होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे 2 परत है रॉक्स, उनके नीचे कुछ दब गया और वो फिक्स हो गया, मान लो कभी उसमें कुछ भी डिकम्पोजिशन नहीं होता है, तो आपको इस तरीके के फॉसिल्स देखने को मिल जाएंगे वहां पे। एक है ट्राइलोबाइड्स फॉसिल्स, तो ये फॉसिल्स हैं, मतलब कि रेडियो एक्टिव डेटिंग के थ्रू अपन इनको पता लगा लेते हैं। रेडियो एक्टिव क्या डेटिंग क्या होती है कि इससे अपन ये पता लगाते हैं कि फॉसिल्स कितने साल पुराने हैं, कार्बन डेटिंग से पता लगाते हैं अपन, ठीक है। इतना डीप में नहीं जाना है क्योंकि इतना आपके एग्जाम उसमें है नहीं बुक में। कार्बन डेटिंग, जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी, जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी वो ज्यादा पुराना होगा कि ज्यादा नया होगा, नया होगा। और जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती जाएगी वो पुराना है। तो पुराना है मतलब कि वो बहुत साल पुराना मानेंगे अपन इसको। तो किससे पता चला, कार्बन डेटिंग से। किससे पता चला, कार्बन से क्या पता चल रही है अपन को, डेट पता चल रही है, ऐसा याद रख लो। इसीलिए कार्बन डेटिंग से अपन क्या पता लगा सकते हैं, फॉसिल्स की एज पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। क्या हुआ था कि एक जगह थी, उस जगह पे
प्लांट्स थे, ठीक है। पास में एक इंडस्ट्री खुल गई। पहले क्या थे कि वहां के जो प्लांट्स जो थे ना, उन प्लांट्स के ऊपर कुछ बर्ड्स या फिर यूं कहें कुछ ऐसे इंसेक्ट्स थे, ठीक है। जो इंसेक्ट्स थे ना वो कैसे थे, उनका कलर था व्हाइट। और जो आपके ये थे पेड़ थे, उनका कलर भी कैसा था, लगभग लगभग व्हाइट। या फिर यूं कहें कि जिस कलर के आपके प्लांट्स थे उस कलर के आपके इंसेक्ट्स थे। तो अपन इसमें व्हाइट मान के चल रहे क्योंकि एग्जाम उसमें भी आपकी बुक में भी वही दे रखा है, व्हाइट ही है ना। तो इनको अभी शिकारी नहीं देख पा रहे, देख पा रहे हैं क्या, नहीं देख पा रहे, नहीं देख पाएंगे ना, क्योंकि अभी इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रो नहीं कर रही थी, इसीलिए यहाँ पे सरवाइव कर पा रहे थे, ठीक है। इंडस्ट्री जैसी आई तो उसकी वजह से कार्बन फैला, कार्बन पॉल्यूशन हुआ, कार्बन पॉल्यूशन की वजह से अब आपके ये प्लांट्स कैसे हो गए, ब्लैक। तो अब इसको भी ब्लैक होना पड़ेगा। तो जो ब्लैक हो गया वो तो क्या कर जाएगा, सरवाइव। और जो व्हाइट रह गया वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसने क्या करा, अपने आप को चेंज किया। तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म कहते हैं इसको, 1920 के अंदर हुआ था इंग्लैंड के अंदर। डेमोन्स्ट्रेट ऑब्जर्वेबल ह्यूमन इंड्यूस्ड इवोल्यूशनरी शिफ्ट विद इन ए सिंगल ह्यूमन लाइफ टाइम, यानी कि सिंगल ह्यूमन लाइफ टाइम के अंदर ही हो गया ये। यानी कि इसमें इवोल्यूशन में इतना काम हुआ नहीं, इवोल्यूशन हो गया, एक ही जनरेशन में इवोल्यूशन हो गया, ऐसा कह रहे हो। कब हुआ था, इंग्लैंड के अंदर हुआ था 1920 के अंदर, रियल में हुआ था। इंडस्ट्री आई थी, इंडस्ट्री की वजह से वहां पर एनवायरमेंट में चेंज हुआ, क्योंकि पॉल्यूशन फैलता है बेटा इंडस्ट्री की वजह से। तो पॉल्यूशन फैलने की वजह से जो सर्वाइव करने के लिए उनको अपने अंदर कुछ चेंजेस करने जरूरी थे, तो उन्होंने चेंज किया अपने आप को। जिन्होंने चेंज कर लिया वो सर्वाइव कर गए, जो नहीं कर पाए वो मर गए, क्योंकि जो इजीली दिख जाएगा तो शिकारी उस पर अटैक कर पाएगा। तो ये ऐसा था जो ह्यूमन इंड्यूस्ड था, अपन ने करवाया ये इवोल्यूशन, अपन को नहीं पता था, जाने अनजाने में इवोल्यूशन करवा दिया अपन ने, इंड्यूस किया अपन ने, क्योंकि इंडस्ट्री अपन ने खोली थी वहां पर। गॉट इट। इवोल्यूशन इज नॉट डेटरमिस्टिक, यानी मतलब कि अपन इसको डेटरमाइन नहीं कर सकते कि कब ये चालू हुआ था। पता कर सकते हो क्या आप, नहीं पता कर सकते हो। बाई चांस इवेंट इन नेचर, बाई चांस ही हुआ है, जो कुछ भी हुआ है सब कुछ बाई चांस हुआ है, सब कुछ नेचर ने किया है। कोई अर्थक्वेक आया तो नेचर लेकर आई है, कोई ड्रास्टिक चेंज आया एनवायरमेंट के अंदर तो नेचर लेकर आ रही है, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है तो नेचर लेकर आई है, अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट। अच्छा, बहुत सारे जो ये चेंजेस आते हैं ना, जैसे डायनासोर्स आप लुप्त हो चुके, बिल्कुल लुप्त हो चुके, उसके पीछे क्या कारण है, कोई ना कोई बड़ा सा नेचुरल डिजास्टर, तभी तो वो खत्म हुए। एक साथ ऐसी जनरेशन कैसे खत्म हुई थी, कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ होगा बहुत बड़ा, तभी तो वो खत्म हुए होंगे। इट इज ए स्टोकैस्टिक प्रोसेस ड्राइवन एंड रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन। और किसी ने कहा है कि रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है। रैंडम होगा कि ये धीरे धीरे होगा, रैंडमली होगा, कभी मतलब कि जैसे हो गया एक जनरेशन में हो गया, आपको नहीं पता, फिर हो गया आगे, फिर आगे हो गया, मतलब ऐसे रैंडमली नहीं हुआ, ये स्टेप वाइज हुआ है, रैंडमली नहीं हुआ है, स्टेप वाइज हुआ है, ठीक है। कहां से चालू हुआ है अपन को नहीं पता चलता है। कंपेरेटिव एनाटॉमी मैट्रिक्स, अब अपन को ये पता करना है कि जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें हमारे में और हमारे पूर्वजों में या फिर हमारे साथ जो एग्जिस्ट कर रही है लाइफ फॉर्म्स, उनमें अपन में कोई चेंज, अपने में कोई सिमिलरिटीज तो नहीं है सेम टू सेम। तो अब ये सिमिलरिटीज देखने वाले हो, पहला होमोलॉगी और सेकंड वन इज एनालॉगी। जब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा तब अपन उसको कहेंगे होमोलॉगी, और जब एनालॉगी होगा मतलब सॉरी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा तब अपन उसको कहेंगे एनालॉगी। अब इसका सिंपल से मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इजी है। क्या लिखा है मैंने, जब आप होमोलॉगी देखोगे तब आप क्या देखोगे, सेम फाइलम में काम हो रहा है, ठीक है, सेम फाइलम में काम हो रहा है। फाइलम पढ़े अपन 11th क्लास में, क्या होते हैं फाइलम, प्लांट किंगडम को और एनिमल किंगडम, किंगडम्स जो थे उनको फाइलम और डिवीजन में तो डिवाइड किया था। तो एनिमल किंगडम को आप फाइलम में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड करोगे, या फिर प्लांट किंगडम को, एनिमल किंगडम को फाइलम में करेंगे और प्लांट को करेंगे अपन डिविजन्स में, ठीक है।
तो जो फाइलम अगर सेम आ रहा है, सेम फाइलम में कोई चेंजेस आपको दिख रहे हैं, अगर फाइलम चेंज है तो सॉरी सेम है तो अपन मानेंगे उसका होमोलॉगी, और अगर चेंज है तो अपन उसको मानेंगे अपन एनालॉग। अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। कॉर्डेट्स वगैरह पढ़े तुमने, इनवर्टिब्रेट्स पढ़े, रेप्टाइल्स पढ़े, एव्स पढ़े, मैमिलियन पढ़े, तो ये सब क्या है, कॉर्डेट्स में तो आ रहे हैं, इनको हटा दो। रेप्टाइल्स अलग आ जाएंगे, एव्स अलग आ जाएंगे, टेट्रापोड्स के अंदर आ जाएंगे। अपन 11th क्लास, मतलब आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा ये चीज कि जब प्लांट किंगडम को, एनिमल किंगडम को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तब अपन किस किस में डिफरेंशिएट करते हैं। टेट्रापोड्स पढ़ा है, जिसके 4 पैर होते हैं। एव्स में होते हैं 2 ही होते हैं ना, एव्स में तो जो उड़ती है, एवीज कहते हो तुम इसे। अरे जो बर्ड्स होती है उसको आप किस में रखते हो, है ना। हाई नहीं कर रही है वीना, तो जैसे पढ़ा ही नहीं है उसने। नहीं पढ़ा क्या वीना, तो पीछे बैठ जा, पीछे बैठ जा जब, हाँ हाँ कोई बात नहीं, पीछे बैठ जा ना, दूर से देखने में ज्यादा आसानी रहेगी। देखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है एक है कन्वर्जेंट। ये रेडिएशंस को जब डाइवर्ट करते हो आप, बिखेरते हो, तब ये कौन सा हो जाएगा, डाइवर्जेंट। क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि इसका एंसेस्टर एक ही है, एक से ही जा रही है सारी रेडिएशंस। और सेकंड क्या आ जाएगा, अरे यार, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या हो जाएगा, जब कोई भी चीज है ना उससे आप डाइवर्स हो रहे हो, यानी कि एक ही आपका एंसेस्टर होगा, उस एंसेस्टर से ही आपके जितने भी कह सकते हैं कि सिमिलरिटीज आपको देखने को मिल जाएगी, तब आप क्या मानोगे, डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में बहुत सारे एंसेस्टर्स से किसी एक के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि इस तरीके से। रेडिएशन जब कन्वर्ज हो, रेडिएशन जब कन्वर्ज हो तब उसको अपन क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट। क्या कहेंगे बेटा, इवोल्यूशन। देखो होमोलॉगी एक ही फाइलम में होगा, वो अलग अलग फाइलम में होंगे, ये एक ही फाइलम में होगा, वो अलग अलग फाइलम में होंगे। शेयर्ड और कॉमन एंसेस्टर होगा, कैसा होगा, शेयर्ड होगा या फिर कॉमन एंसेस्टर। कहा था ना एक ही एंसेस्टर से बहुत सारे निकल रहे हैं। ओके, सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है अंदर का स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी होती है बाहर की, एनाटॉमी होती है अंदर की। तो इसकी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होगी वो तो कैसी होगी, सेम होगी, अडेप्टेड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। यानी कि अपना तो हाथ है, अपना हाथ है, सामने वाले का भी क्या होगा, हाथ होगा, लेकिन अपना काम कुछ और है, उसका काम कुछ और है। एनाटॉमी सेम है, हाथ है अपना भी और सामने वाले का भी हाथ है। कॉर्डेट्स का कुछ हाथ मान लो और किसी और का भी हाथ मान लो, कॉर्डेट्स के अंदर किसी दूसरी क्लास का, तब आप क्या करोगे, होमोलॉगी बोलोगे उसको, क्योंकि अपना क्या सेम है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है पर फंक्शन डिफरेंट है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम एंड फंक्शन डिफरेंट। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम, अडेप्टेड, अडेप्ट करे गए हैं, अक्वायर्ड करे गए हैं, क्या करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एनवायरमेंट के अंदर, परफॉर्म डिफरेंट एक्शन। जैसे कि ह्यूमन हमारा हाथ और वेल का फ्लिपर, तैरते हैं ना, और बैट का विंग, दोनों का एनाटॉमी, तीनों का एनाटॉमी सेम है, पर अपना क्या करता है, किसी भी चीज को पकड़ने में हेल्प करता है, इसका तैरने में हेल्प करता है, इसका उड़ने में हेल्प करता है। फाइलम सेम है, फाइलम इसमें सेम है, ये ध्यान रख लेना, ये एक ही फाइलम के मेंबर्स है सारे, ठीक है। ह्यूमरस अपने में मिल रही है, यहाँ पे ह्यूमरस होती है, एक ही हड्डी होती है अपने, यहाँ पे हड्डियां वगैरह पड़ी हुई है आपने, बोन्स वगैरह, कितनी बोन्स होती है एक हाथ में, वो बता दो बस, 1 2 3 14। कितनी हड्डियां होती है, 14 इसमें, 14 इसमें, 14 लेग्स में, 14 लेफ्ट लेग में, 14 राइट लेग में, ठीक है। तो 14 और 14 28, 28 और 28 कितने होता है,
बायोलॉजी वाली रह गए तुम सच में। 56। तो ये हड्डियां तो मान लो, और फेशियल बोन्स होती है कितनी पता है क्या? तेरी 14 की 14 हड्डियां तोड़ दूंगा। 14 ही फेस पे होती है, स्कल में होती है 8। ठीक है, चलो छोड़ो, आ जाओ इधर। ह्यूमन आर्म, वेल फ्लिपर और बैट विंग्स। जब आप एग्जांपल दोगे तब ऐसे एग्जांपल देने हैं आपको। अपने अंदर ह्यूमरस अपने भी मिल रही है, इनमें भी, तीनों में मिलेगी। ठीक है, फिर आप रेडियस अल्ना, रेडियस होती है जस्ट इसके पास वाली, अंगूठे के पास वाली रेडियस होती है, ये वाली, ये रेडियस है और ये अल्ना है। रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस। वेल की फ्लिपर में भी सेम मिल रही है और ह्यूमन आर्म में भी सेम मिल रही है। एनाटॉमी सेम है पर फंक्शन अलग है। फंक्शन अलग होते ही समझ जाओ होमोलॉगी है, यानी कि लोकेशन सेम मान लो आप उनकी, कि वो एक जगह से ही आई है। एनाटॉमी क्या है, सेम हो गई। फिर आप देखो बोगेनविलिया के जो थॉर्न्स है, बोगेनविलिया एक प्लांट होता है जो कि रिप्रोडक्शन कहाँ से कर लेता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लीव्स होती है ना, लीफ, उसी से ही आपका रूट का फॉर्मेशन होने लग जाता है। बोगेनविलिया बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ये तो आते ही है एग्जाम उसमें। तो जो बोगेनविलिया के जो थॉर्न्स होते हैं, यानी कि कांटे जो होते हैं, मॉडिफाइड ऑन ए हॉट कॉमन स्ट्रक्चर, कुकुरबिता के टेंड्रिल्स में कन्वर्ट है। इसके इसके टेंड्रिल्स और इसके थॉर्न्स दोनों का काम क्या है, अलग अलग है, पर इनका ओरिजिन क्या है, सेम है। ये भी पत्तियों के पास में से निकल रहे हैं, वो भी पत्तियों के पास में से निकल रहे हैं, है ना। लोकेशन सेम है, वर्क अलग अलग है, इसका काम अलग है। ये मतलब इसको कोई टच ना करे, इसीलिए ये क्या करता है, प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न्स इसने अपने आप के अंदर ग्रो कर लिए। और ये टेंड्रिल्स क्या मतलब होता है, ये आगे जब ग्रो करती है ना बेटा, कहीं किसी पे चढ़ना होता है पौधों को, तब टेंड्रिल्स, क्लाइंबर्स ये बनाना चालू कर देती है। आगे समझ, आगे देखो एनालॉगी यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है ये अलग अलग फाइलम के अंदर होता है। जैसे दो फाइलम है, दोनों के अलग अलग मेंबर्स है पर उनका वर्क देखो डिफरेंट और अनरिलेटेड, मतलब कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट एनाटॉमी, एनाटॉमी ही डिफरेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर इवॉल्विंग टुवर्ड सिमिलर फंक्शन, उनका काम क्या है, सेम है। एनाटॉमी डिफरेंट है, फंक्शन सेम है। ड्यू टू द हैबिटेट प्रेशर, किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ हैबिटेट के प्रेशर की वजह से, सर्वाइवल की वजह से। हैबिटेट का जो प्रेशर हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, अडेप्ट किया उसने, फंक्शन क्या कर दिया, सेम, और क्या चेंज है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जैसे कि ऑक्टोपस की आई, ऑक्टोपस तो मोलस्का का मेंबर है। ऑक्टोपस किसका मेंबर है, मोलस्का का। और मैमल आई यानी कि अपन, है ना। तो अपना तो इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बट है, इसकी आई और अपनी आई सेम है, ठीक है। वर्क सेम कर रही है, देखने का वो भी देखेगा, अपन भी देखेंगे, बट एनाटॉमी का स्ट्रक्चर, मतलब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग है। जैसे कि इसके पास लेंस होता है, ऑप्टिक नर्व होती है, रेटिना, और रेटिना इन स्किन होती है। पर अपने पास में रेटिना इन ब्रेन, इसके पास में स्किन में होती है, अपने पास में ब्रेन में होती है। अपने पास में रेटिना पीछे की साइड में है, इसके यहाँ पे इस साइड में सेम ही है थोड़ा सा। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, इसके पास भी ऑप्टिक नर्व है, इसके पास भी लेंस है, अपने पास भी लेंस है। बस चेंज क्या है, रेटिना इन द ब्रेन एंड रेटिना इन द स्किन। थोड़ा बहुत चेंज आते ही आप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर चेंज कर दो, पर इसका फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। आगे देखो स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद, इसकी जो रूट, इसके जो रूट्स है, और पोटैटो का क्या है, स्टेम है। इसकी रूट्स है और इसका स्टेम है, दोनों की एनाटॉमी क्या है, अलग है, लेकिन फंक्शन क्या है, सेम। क्योंकि पोटैटो का अब स्टेम को, स्टेम जो होता है ना वही ग्रो करता है, और आपका जो स्वीट पोटैटो होता है ना उसका क्या ग्रो करता है, रूट ग्रो करती है, ठीक है। ये रिजर्व फूड है, ये मॉडिफिकेशन होता है रूट्स का, कि अपने अंदर रिजर्व फूड बना लेती है। और स्टेम, ये मॉडिफाइड स्टेम है, कभी भी स्टेम ऐसी थोड़ी होती है, पर ये मॉडिफाइड स्टेम है। यानी कि पोटैटो कोई रूट नहीं है, जो जमीन में उगता है ना पोटैटो, आप इसको रूट नहीं कहोगे, क्या कहोगे, स्टेम कहोगे, मॉडिफाइड स्टेम होती है। और ये इसमें से जड़ें निकल रही है ना बाहर, इसका मतलब क्या है, ये है तो स्वीट पोटैटो, इसको कहाँ होना चाहिए था, बाहर होना चाहिए था, पर इसको खाता है। पर ये क्या है, मॉडिफाइड रूट है। रूट क्या काम करती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है, पर इसने किसका काम किया, स्टोरेज का काम किया। स्टेम क्या काम करती है, एनकरेज का काम करती है, खड़ा रहने का, रखवाने का काम करती है। रूट को
ब्रांचेस वगैरह से कनेक्ट करती है। पर यहाँ पर क्या किया इसने, स्टोरेज का काम किया। इनका काम क्या है तो दोनों रिजर्व फूड, पर इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, देखो अडेप्टिव रेडिएशन, यही मैंने बताया तुम्हें, सीड क्रशिंग और इंसेक्ट कैचिंग। डेफिनेशन देखो, एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है, जब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपन को अडेप्ट होना पड़े। जैसे कोई टीचर कैसे पढ़ा रहा है उसको आप देखकर खुद ऐसा समझो कि अच्छा ये मैम ऐसे पढ़ाएंगे, ये इस तरीके से बिहेव करेंगे, तो अपन को इनके अकॉर्डिंग इस तरीके से पढ़ना है। या फिर हम देखें कि कौन सा बच्चा किस तरीके से पढ़ना चाहता है, तो हम अपने आप को क्या करेंगे, अडेप्ट करेंगे, चेंज करेंगे कि हाँ इस बच्चे को इस तरीके से समझाना है। सही बात है, तो अपन अडेप्ट ही तो कर रहे हैं। ये तो कॉमन एग्जाम्पल लिया है मैंने, बहुत छोटा एग्जाम्पल है, रियल लाइफ में ही अलग चीज है। देखो when the evolutionary process is starting from a single point in a geographical area and radiating to other habitats to fill distinct ecological niche। इसको नीचे मत पढ़ना ना, नीच कहेंगे इसको। देखो ये सब क्या है, ये एक बर्ड था, इंसेक्ट कैचिंग और सीड क्रशिंग। इसके जो बीक है ना उसी के अंदर मॉडिफिकेशन आ गया। जब ये अलग अलग जगह गया, यही बर्ड जब अलग अलग जगह गया, एक ही स्पीसीज मानना आप इसको, ठीक है, ये सिर्फ स्पीसीज ए है, यही जब अलग अलग जगह गया, इसको जहां पे जो खाने को मिला उसके अकॉर्डिंग इसने क्या कर लिया, अपने आप को अडेप्ट कर लिया। जैसे इतने ये वाले जो है इनको कैसे मिला, सीड क्रशिंग का मिला, यानी कि सीड्स मिले इनको खाने के लिए, तो इन्होंने अपनी बीक्स को क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। देख लो है ना चेंज। और इधर वाले जो है जिनको क्या मिला है बेटा, इंसेक्ट कैचिंग, यानी कि इनको इंसेक्ट्स मिले हैं खाने के लिए, तो इन्होंने अपनी चोंच को, अपनी बीक को उस तरीके से क्या कर लिया, अडेप्ट करवा दिया। और कुछ को क्या मिले बेटा, कैक्टस मिले हैं खाने के लिए, तो इन्होंने अपनी बीक देखो कैसे अडेप्ट कर लिया, चेंज कर लिया। स्पीसीज एक थी तो अपन इन्होंने क्या किया, रेडिएट कर लिया। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब है इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। स्पीसीज एक ही है पर सबका काम अलग अलग था, तो उन्होंने अपने अपनी बीक्स को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। गॉट इट। द मैकेनिज्म ऑफ चेंज, ड्राइवर्स ऑफ स्पेशिएशन, चार्ल्स डार्विन और ह्यूगो डी बेरीज। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इवोल्यूशन की डेफिनेशन देने की कोशिश करी है कि इवोल्यूशन कैसा है। तो ह्यूगो डी बेरीज जो है इन्होंने ऐसे बोला कि म्यूटेशन थ्योरी जो है वो साल्टेशन, मतलब इन्होंने जो मॉडल दिया ना वो म्यूटेशन थ्योरी दी है, यानी कि म्यूटेशन हुआ है जीन्स के अंदर, क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है। नेचर ऑफ चेंज जो कि लार्ज हुआ है, सडन हुआ है, सडन मतलब अचानक से इवोल्यूशन हुआ है, ये ऐसा कह रहे हैं। इनका अकॉर्डिंग ये हुआ था कि चेंज जो हुआ है वो लार्ज स्केल पर हुआ है और साथ में कैसा हुआ है, सडन हुआ है। डायरेक्शन रैंडम एंड डायरेक्शन लेस। डायरेक्शन लेस का मतलब ये है, ऐसा कहते हैं कि जनरेशन 1 से 2 में नहीं गया, 2 से 3 में नहीं गया, ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, कुछ भी हो गया, रैंडमली कह दिया इन्होंने। इन्होंने कह दिया कि जो आपका जो इवोल्यूशन का जो डायरेक्शन होना चाहिए था ना वो डायरेक्शन लेस हो गया। और इन्होंने बोला है कि रैंडम हुआ है, जो कुछ भी हुआ है उसको इवोल्यूशन बोला है इन्होंने। किसने बोला, ह्यूगो डी बेरीज ने बोला है। ठीक है, देखो पहले यहां से क्या गया, ये इवोल्यूशन हुआ, फिर इवोल्यूशन हुआ, फिर इवोल्यूशन हुआ। वैसे तो ऊपर ही जाना चाहिए था ना, पर नहीं, इन्होंने बोला नीचे आओ। तो इस तरीके से इन्होंने ये आपके लिए बना के दिया ग्राफ। अब आगे देखो, चार्ल्स डार्विन ने बोला ग्रेजुअलिज्म, नेचर ऑफ चेंज, माइनर हेरिटेबल वेरिएशंस, यानी कि किसी के अंदर थोड़ा सा चेंज आया, फिर आगे वाली जनरेशन में थोड़ा और चेंज आया, फिर आगे वाली जनरेशन में थोड़ा ज्यादा चेंज आया, ऐसे कर करके जनरेशन टू जनरेशन जब चेंजेस आए तब जाके आपका इवोल्यूशन हुआ है। और इन्होंने बोला है डायरेक्शनल है, यानी कि जनरेशन 1 टू जनरेशन 2 बी सी डी, मतलब ऐसे करके इन्होंने बोला एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे करके 50 जनरेशन के बाद में इवोल्यूशन हुआ है। पर हमेशा सब में माइनर माइनर चेंज आया है। हो सकता है अपने भी कोई अंदर भी कोई चेंज आ रहा हो। अपने अंदर एक चेंज मैं नोटिस कर रही हूँ कि पहले के टाइम पे जो आदमियों की जो हाइट होती थी बहुत ज्यादा होती थी, और अभी के आदमियों की हाइट आप देख लो कम हो गई है। नहीं किया नोटिस, किया ना? अपन नहीं पढ़ते किताबों के अंदर, हिस्ट्री के अंदर
वैसे हिस्ट्री में कुछ चीजें जो है वो थोड़ी मिक्सअप है थोड़ा सा, कि 80 किलो की तलवार, इतना इतना किलो का भाला वो लेके चलते थे। हो सकता है सेम, मतलब कि हो सकता है कि वो चीज सही हो और हो सकता है वो चीज गलत भी हो। ठीक है, अगर उन चीजों को सही माने तो अपन ये मानेंगे कि उस टाइम के जो आदमी थे वो काफी ज्यादा हेल्दी थे, पहली बात। सेकंड चीज, उनकी हाइट काफी ज्यादा हुआ करती थी। और अपनी हाइट क्या रह गई है अभी, मैक्स टू मैक्स गर्ल्स की हाइट मान लो आप 5, 7, 8, 9 मान लो, और जेंट्स की हाइट भी समथिंग 6, थोड़ा ऊपर मान लो 7 तक, तो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल हो जाएगा ना। इसीलिए तो मैंने ये चीज नोटिस करी है कि अपनी हाइट जो है वो कम होती जा रही है, और आगे वाली जनरेशन की ओर हो सकता है कम आवे, है ना। और एक और चीज, अपने अंदर, मतलब हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर नहीं, हमारे अंदर प्यूबर्टी थोड़ी लेट आती थी, तुम्हारे अंदर प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ गई है। हमारे टाइम पे 13, 14, 15 के एज में प्यूबर्टी आती थी। ठीक है, पीरियड्स की बात कर रही हूँ मैं, उसको प्यूबर्टी कहते हैं गर्ल्स में। और अभी के टाइम पे बात करें तो 10 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची के अंदर प्यूबर्टी आ गई है। ये बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो गया है? तो ये जो चेंज आप देखने को, मतलब कि देखने को जो मिल रहे हैं, इनको भी अपन इवोल्यूशन में कह सकते हैं। थोड़ा सा चेंज, माइनर चेंज कहेंगे इनको। यही तो माइनर चेंज आगे जाके इवॉल्व होएंगे और इवोल्यूशन कॉज करेंगे। आया समझ में ना? समझ तो आ रहा है ना? ठीक है, तो इन्होंने बोला एक ही डायरेक्शन हुआ है सर। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन ने कहा है कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो डायरेक्शनल है। कैसा है? और माइनर हेरिटेबल वेरिएशन है, यानी कि छोटे छोटे हेरिटेबल, यानी कि इनहेरिट हुए हैं कुछ कैरेक्टर्स थोड़े थोड़े से, और उससे करके फिर बड़े होंगे। आया समझ? मॉडर्न पॉपुलेशन जेनेटिक्स रिवेल्स दैट बोथ प्ले अ रोल, म्यूटेशन प्रोवाइड द रो रैंडम मटेरियल while natural selection provides the directional pressure। आपको जो इसने चार्ल्स डार्विन ने एक बार पहले दिया था, नेचुरल सिलेक्शन बताया था इन्होंने, और दूसरी चीज उन्होंने बोली है कि आपकी जेनेटिक्स में कोई चेंज आएगा और उसकी वजह से म्यूटेशन होगा, और म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन होगा। समझ में आ गया? बस बेटा, बस थोड़ा सा रहेगा। देखो, जब एक एक आते साइंटिस्ट जिनका नाम है हार्डी विम्बर्ग, जिन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, उस प्रिंसिपल का नाम है ये, मतलब एक इक्वेशन दी है जिसमें ये बोला है द बेस लाइन ऑफ द नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर इवोल्यूशन नहीं हुआ है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन इन्होंने बोला कि ऐसी पॉपुलेशन जिसमें इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये इक्वेशन दी है, सुनना। पी स्क्वायर का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट। आपने एलिल्स पढ़े, है ना, पढ़े होंगे ना प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस के अंदर। तो एलिल्स का जब ये, अगर पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर का मतलब है वो फ्रीक्वेंसी जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट्स की है। 2p मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, जिसमें p भी आ जाएगा और q भी आ जाएगा। और q स्क्वायर का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव। इन सबको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास में हमेशा 1 आना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो भी इवोल्यूशन हुआ, इससे ज्यादा हुआ तो भी इवोल्यूशन हुआ है। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव होमोजाइगस, जब इनको सॉल्व करोगे आप, तब आपके पास में 1 आना चाहिए। नहीं आता है तो इवोल्यूशन हो गया है। ठीक है, हार्डी विम्बर्ग को तोड़ने वाले जो आएंगे वो आएंगे। अब ये लो, तोड़ दिया अपन ने। ये वाली इक्वेशन को जिसने ब्रेक किया है वो है नंबर 1 पे जीन फ्लो। एलिल्स मूविंग इन और आउट ऑफ द पॉपुलेशन वाया माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है हमेशा पॉपुलेशन के अंदर, कोई सा भी कहीं पे भी चेंजेस आ रहा है, जैसे कोई भी कहीं पे मान लो कहीं फूड की कमी हो गई है, तो वहां से लोग, वहां से जो पॉपुलेशन में जो है ऑर्गेनिज्म वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। और हो सकता है जहाँ जहाँ से आप निकल के जा रहे हो, आप कहीं अंदर भी तो जाओगे ना, किसी और पॉपुलेशन में घुसोगे, है ना। तो वो ये क्या हो गया, माइग्रेशन हो गया। जैसे माइग्रेशन हुआ, आप वहां नई जगह गए, वहां पे रिप्रोडक्शन होगा, तो जीन का क्या हो गया, फ्लो हो गया। सही बात है, जगह चेंज, माइग्रेशन होते जीन फ्लो हो गया। तो ये इसकी वजह से क्या होगा, ये इक्वेशन आपकी ब्रेकडाउन हुई। सेकंड, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या, चांस चेंजेस इन एलिल्स फ्रीक्वेंसी इंक्लूडिंग द फाउंडर इफेक्ट। एक्चुअली में क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है जैसे कि कोई ये है आपके पास में एक जगह थी जिसके अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन ABCD दे रही थी,
और यहाँ पे बीच में कुछ ऐसा हुआ कि आग लग गई और इधर अलग हो गया, इधर का पोर्शन अलग हो गया, और जैसे ही अलग हुआ तो यहाँ पर स्पीसीज जो दोनों में ए थी वो इधर ए हो गई और इधर स्पीसीज ए डैश बन गई। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से अब क्या हो गया, वहां पर आपकी ये जो इक्वेशन थी ये फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्योंकि जीन का फ्लो अलग होगा। हो सकता है कि यहाँ पे खाने का वो जो ये जनरली खा रहे थे वो ना मिल रहा हो, तो ये चेंज करेंगे, अपना अडेप्टेशन करेंगे। थर्ड चीज देखो, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेज चेंजेस क्रिएटिंग न्यू फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, बाहर से दिख रहा है वो, और जीनोटाइप का मतलब जो अंदर से दिखता है वो। तो म्यूटेशन का मतलब है अगर आपके अंदर कुछ चेंज आ रहा है तो जैसे अंदर चेंज आएगा आपके बाहर भी चेंज आ जाएगा। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, ये इक्वेशन ब्रेक डाउन हो जाएगी। फिर है फोर्थ नंबर, रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक सफलिंग, हो सकता है कि ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली सेम नहीं है उनमें रिप्रोडक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, सफलिंग हो सकती है, और आपकी हाँ, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन भी कैसे हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी फिर से। और एक पास फाइनल बच रहा है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब जब आप रिप्रोडक्शन करते हो तब आप फिल्टरिंग करने लग जाते हो, यानी कि मुझे इसके साथ रिप्रोडक्शन करना है, इसके साथ नहीं करना है, तो आपने क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया ना, तब नेचुरल जो आपको सिलेक्ट कर लेती है ना, तब भी इक्वेशन कैसी हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाएगी। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हेट्रोजाइगस होमोजाइगस रेसेसिव, और ये हेट्रोजाइगस की, इन सबको मिलाकर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कल पढ़े इसको, फिर बस 2-3 पेज और बच रहे हैं, चैप्टर खत्म हो गया, कल पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ बेटा जी, देख लेना, तुम एक काम करना, एनसीईआरटी उठाना और आज रीड करना, और फिर मुझे बताना मैम ये रह गया हमारे। हो सकता है कि बस साइंटिस्ट के नेम रह गए हो, वो मैं एक बार फाइनल में तुम्हें एक डिस्क्रिप्शन दूंगी जिसके अंदर क्या है कि कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को तुम्हें याद करना है सिर्फ, कि धरती कितने साल पुरानी है, ये सब चीजें, बिग बैंग थ्योरी कब हुई थी, ये फैक्ट्स है जो तुम्हें याद ही करना है, उसमें कुछ अपन कर नहीं सकते। ओके ओके, खुशी देखो इसके चाहत के फेस